कुछ बैनुल-अक़वामी उमूर की बात हो जाए, आप सबको पता है कि इसराइल हमास में अमन मुआहदा हुआ है, लेकिन उससे भी जो दबाव है और जो तनाव है वो कम नहीं हो सका। नेतन्याहू के सऊदी अरब में फ़लस्तीन बसाने के बयान पर फ़लस्तीनी बसाने के बयान पर सऊदी अरब का सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत की गई है। इसराइली टीवी चैनल 14 को इंटरव्यू में देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के पास पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम की जा सकती है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल को इसराइल के लिए सिक्योरिटी ख़तरा करार दिया है। और सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स मुस्तरद किए हैं। कहा, इस तरह के बयानात से ख़ित्ते में अमन को ख़तरा है। इससे पहले आपको पता होगा कि दीगर ममालिक में यानी मिस्र और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों को बसाने की एक भोंडी सी कोशिश की गई थी, लेकिन उसको दोनों ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी नेतन्याहू का बयान इश्तिआल अंगेज़ करार दिया। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब वो एक अपनी ही एक धुन में हैं और उन्होंने तो इस बार ये कहा है कि हम ख़रीद लेंगे। आप इमेजिन करें कि वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदने, गज़ा ख़रीदने के बयान पे वो कायम भी हैं, मतलब कि कमाल ही हो गया ना। और ये वैसे पहली मरतबा, चले मैं इसको सवाल बना के हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल-अक़वामी और उनकी जानिब में लेके जाता हूँ। सैयद मोहम्मद अली साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। और ये बात चलें अमेरिका ने जो की है कि हम ख़रीद लेंगे, मेरे ख्याल से ये चेंज है, क्योंकि अमेरिका ख़रीदता वरीदता तो है नहीं, वो तो धावा बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट ख़रीद ही लेंगे इस बार। वो कोई यहाँ कोई किसी ज़मीन पे पड़ा हुआ कोई प्लॉट है कि जिसको जाके ख़रीद लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे देखें जी, जिस तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं, उसमें इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे जो है वो एक बिजनेसमैन हैं और उनका टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उनकी सरमायाकारी है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, दीगर ममालिक में ट्रंप टावर्स मौजूद हैं और टूरिज़्म के जो है उनके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूँ लगता है कि इन 4 सालों में जो इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी है, जिसके तहत उन्होंने पिछले 1.5 साल से 50,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और अपने घरों से गज़ा से बेदखल किया है, और उनके जो ज़ाती तिजारती मफादात हैं हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी वो उस लाहे अमल पे कार फरमा हैं। और यूँ लगता है कि वो 4 साल के बाद जब वो उनकी सदारत ख़त्म होगी तो वो यहाँ पे एक बड़ी होटल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, और इसी हवाले से वो अपनी खारजा पॉलिसी में भी अरब ममालिक पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जो बेदखल किए हुए लाखों फ़लस्तीनी हैं उनको कबूल कर ले, ताकि ये जो सेहूनी कब्ज़ा और एक्सपेंशनिज़्म है ये भी आगे बढ़ सके, और फिर मुस्तक़बिल में ट्रंप साहब अपने ख़ानदान की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सके होटल इंडस्ट्री में। जी, वैसे मोहम्मद अली साहब, आलमी मंजरनामे पर सख्त बयानात के बाद एक बार फिर अरब लीग का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। तो क्या अरब लीग का इजलास मौजूदा टेंशन को कम करने में मदद फराहम करेगा? कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, जिस तरह आपने भी बताया कि उन्होंने कई ममालिक की आला क़यादत से बात की है। उन्होंने मिस्र, तुर्की, ईरान और भी कई ममालिक की क़यादत को एतमाद में लिया है और इस बात पे ज़ोर दिया है कि जो OIC है उसके वज़ीर ख़ारजा का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, जिसमें इस मामले पे जामिया अंदाज में गौर किया जा सके। साथ ही साथ अरब लीग में भी ये तशवीश पाई जाती है कि जिस तरह फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है, उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीन का मसला मज़ीद गंभीर होगा, लाखों जानें जो हैं वो ख़तरे में हैं, बल्कि खुद दीगर ममालिक में आबादकारी का भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। आपको याद होगा कि शाम में जो काफ़ी अरसे से जंग चलती रही है, तो तकरीबन 55 लाख जो शामी हैं वो भी हमसाया ममालिक में पनाह गुज़ीन हैं, जिसमें तुर्की, उर्दन और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। तो ये जो जंगें हैं जो इसराइल ने अपने एक्सपेंशनिज़्म के ज़रिए से, हमलावर होने के ज़रिए से
अपने हमसाया ममालिक पे मुसल्लत की हैं, न सिर्फ ये कशीदगी और जानों के ज़िया का बायस हैं, बल्कि साथ ही साथ आबादकारी का एक बहुत बड़ा मसला भी अरब ममालिक में पैदा कर रही हैं। ठीक है। वैसे अली साहब, सिर्फ अगर गज़ा को ही ना लें, डोनाल्ड ट्रंप के जब से वो सदर बने हैं उसके बाद से उनके इक़दामात, उनके बयानात जिस तरीके से फायरी किस्म के हैं, वो सिर्फ गज़ा को लेकर उन्होंने इस तरह का मिसाइल नहीं छोड़ा है, कनाडा से मुतालिक जो वो बात कर रहे हैं, जो मैक्सिको से मुतालिक जो वो बात कर रहे हैं, चाइना से मुतालिक, ऑब्वियसली चाइना ने, शी जिनपिंग ने तो उनको करारा जवाब भी दे दिया, बट जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं एक जमहूरी मुल्क के सदर, क्या दोबारा इम्पीरियलिस्टिक दौर लाना चाह रहे हैं? यहाँ कब्जा कर लूँगा, इसको ख़रीद लूँगा, यहाँ बंद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा? देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिका की जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद की तारीख है, इसमें ये एक बहुत मुनफरिद अंदाज की सदारती पॉलिसी आपको देखने में मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 80 साल में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने जितने बैनुल-अक़वामी इदारे बनाए थे, जिनका मकसद दुनिया में अमन को, कानून को, सेहत को, माशी तरक्की को फ़रोग़ देना था, उन सब से बतदरीज आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका निकल गया, फिर WHO से निकल गया, पेरिस ट्रीटी से निकल गया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो ये वो पॉलिसी है जिससे यूँ लगता है कि अमेरिका जो है अब मल्टीलैटरल सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं रखता और ख़ुद सिर्फ अपनी टेरिटरी और जो क्रिश्चियन नज़रियात हैं उनको अपनी सरहदों के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप जानते हैं कि जो USAID के $40 अरब का बजट है उसको भी फ्रीज किया गया है और उसके भी हज़ारों लोग जो हैं अब बेरोज़गार होने वाले हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो अमेरिका की साख और सोच और पॉलिसी थी कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, प्रमोट करता था, आलमी कवानीन, एजुकेशन, वुमेन राइट्स, वो तमाम तर पॉलिसी जो हैं उनको आप यूँ समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। और अब इसमें सैयद मोहम्मद अली साहब, नाउ ये बहुत चीज़ वाज़ेह और आया हो रही हैं कि ट्रंप जिस खुदसरी में हैं, उस खुदसरी में कि हम दुनिया चलाते हैं और हम अब आगे दुनिया चलाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द गज़ा सिचुएशन, हमने देखा कि किस तरीके से उसको तबाह बर्बाद और ताराश कर दिया गया है। पिछले वक्तों में, गुज़रे वक्तों में आपको इस तरीके की कोई ऑफ़र, इस तरीके का कोई प्लान नज़र आता है, समझ आता है कि भाई मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं इस खित्ते में रह रहा हूँ, मुझसे कल को कोई कहे कि जी आप यहाँ से दूसरे मुल्क चले जाए, वहाँ भी तो इतनी सारी ज़मीन है ना, तो आप वहाँ जाके आबाद कर ले, हम ये ख़रीदेंगे। ये तो मतलब कि आलमी ज़मीन यकसर खामोश भी है और ये कोई तुक्की और ढंग की बात भी नहीं बनती है कि मुझे मेरे घर से बेदखल करके बोलें कि वहाँ बहुत ज़मीन है, वहाँ जाके रह लो। जी बिल्कुल, आप देखें कि इस सोच में कितना जो है वो जोर दे रहे हैं। आप देखें, यूरोप की भी जो सिक्योरिटी की गारंटी है उससे अमेरिका ने हाथ उठा लिया है और वो मगरबी जो नेटो एलाइज हैं उन पे भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी सलामती का खुद ही इंतजाम करें, अमेरिका से तवक्को ना रखें। तो अलबत्ता इसराइल को वो दूसरी जानिब कील कांटे से लेस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने देखा है कि लाखों लोग बेघर भी हुए हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। तो यूं लगता है कि दुनिया जो है ना सिर्फ इसके नतीजे में मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तेज़ी से जाएगी और अमेरिका का असर रसूख कम होगा और आलमी इदारे कमज़ोर होंगे और जो इलाकाई तंजीमें हैं उनमें ये सोच, चाहे वो यूरोप हो, मशरिक़ वुस्ता हो, वहाँ ये बढ़ रही है कि उनको अपनी सिक्योरिटी, मईशत और सलामती का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, अमेरिका और मगरबी ताकतों पे अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। इस सारे मामले में सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान की प्रेजेंस को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? किस तरीके से हम ऑलरेडी वी हैव गॉट आर ओन हाउस टू पुट एन ऑर्डर। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो कश्मीर से लेकर गज़ा तक पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के तौर पे किस तरीके से इस चीज़ को परस्यू कर सकता है? कहाँ कहाँ करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी और इस्लामी दुनिया का इस वक्त एक अहम तरीन रुकन है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर भी है और वहाँ पे वो एक अहम तरीन दुनिया के मल्टीलैटरल फोरम पे, चाहे मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, इंसानी हकूक़ की कहीं भी कोई खिलाफ वर्जी की जा रही हो, मुसलसल एक बहुत ना सिर्फ अहम और मुस्तनद आवाज़ उठाता है बल्कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को लीड करता है। दूसरी जानिब ये है कि OIC के
हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र को, ईरान को, सऊदी अरब को और दीगर कई ममालिक को एतमाद में लिया है कि फौरी तौर पे इस पे हंगामी और गैर मामूली OIC का वज़ीर ख़ारजा की सतह पे इजलास बुलाना चाहिए, ताकि एक कंसर्टेड और एक यूनाइटेड स्टांस लिया जाए और आलमी बरादरी इसराइल और अमेरिका पे दबाव डाला जाए कि वो आलमी क़वानीन और हुकूक की पासदारी करे। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये बात आएगी और मैं समझता हूँ कि अब मुसलमान ममालिक को इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए कि किस हद तक वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो आलमी ताकतों पर मुनहसर रखेंगे और किस हद तक उनको मुकम्मल तौर पे अपनी सलामती का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। यानी कि इज़ इट हाई टाइम कि हम नेटो की तर्ज पे इस्लामी ममालिक अपना बंदोबस्त कर लें, वरना तो फिर हम यही देखेंगे कि वन कार्ड आफ्टर द अदर विल बी फॉलोइंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।